हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओपन बुक में स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि HPPCS के PGT पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम से संबंधित है, जो कि 2016 का एग्ज़ाम रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस के, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो ये जो वीडियो रहने वाली है इसमें आपके सामने इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भारत में आज़ादी से पूर्व द्वैध शासन या दोहरी सरकार व्यवस्था के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई, यानी जो दोहरी सरकार व्यवस्था थी वो किस अधिनियम के तहत स्टार्ट की गई थी। तो हमें ये बताना है कि वो कौन सा था। तो जो हमारे पास में इसका आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है कि भारतीय सरकार अधिनियम 1919। तो अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ये जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है हमारे पास में, मॉन्टेग्यू। ओके, क्या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है जी। और थोड़ा और इसके बारे में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो सुधार थे ना, इन सुधारों के अंदर पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। किस शब्द का प्रयोग किया गया था? उत्तरदायी शासन शब्द का पहली बार इसमें प्रयोग किया गया था। तो ये जो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 था, अगर हम इसको देखें तो इसको ना अंतिम रूप से पता कब लागू किया गया था? 1921 के अंदर उसको अंतिम रूप से लागू कर दिया गया था। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें पता चला कि भारतीय संविधान का दर्शन निम्न से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया? अमेरिका संविधान से, कनाडा से, ब्रिटेन से? नहीं, इसको नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, क्योंकि जो संविधान का दर्शन है उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रस्तावना कहा जाता है। और जो नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था हमारी संविधान सभा के अंदर, और उसी को क्या कर लिया गया था, थोड़े से संशोधन के साथ हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल कर लिया गया था। आगे देखिए, भारतीय चुनाव पद्धति में निहित है। तो भारतीय चुनाव पद्धति में क्या निहित है? केवल प्रथम पास्ट द पोस्ट पद्धति, केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रक्रियात्मक और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, और केवल प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारे पास में, कि भारतीय चुनाव पद्धति कैसी है? प्रादेशिक, प्रक्रियात्मक और अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली है। तो आगे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन रहने वाला है। और चौथे क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास में है? यानी भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास में? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारे पास में किसके पास में? संसद के पास में है। और इसको थोड़ा हम जान लेते हैं। संसद के पास में अगर किसी भी राज्य का नाम या सीमा को बदलना है तो संसद क्या करता है? सबसे पहले संसद क्या करेगा? सबसे पहले एक जो उनकी विधानमंडल है उसको क्या करता है? अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बोलता है। ठीक है, और एक समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। लेकिन एक सबसे मेन मुद्दा ये है कि अगर उस समय सीमा के अंदर संबंधित राज्य के विधानमंडल से अगर उनके विचार आ जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो संसद उनके विचार को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है जी, उनके विचारों की अवहेलना करके भी क्या कर सकती है? वो उनके नाम और राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है। ठीक है, और जो ये विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है ना, तो ये हमारा जो मूल संविधान था ना, मूल संविधान, उसके अंदर इसको शामिल नहीं किया गया था। और इसको क्या किया गया था? जो 5वां संविधान संशोधन हुआ ना, 5वां संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था। और ये हुआ कब था 5वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 1955 में।
और इसमें क्या बोला गया था कि जो संबंधित राज्य के विधानमंडल है उनको विचार प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक विधेयक भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना। तो जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो स्टार्टिंग से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है कि भाई इसको संविधान का हिस्सा माना जाए या ना माना जाए। तो जो इसका ऑप्शन रहने वाला है वो हमारे पास में रहने वाला है कि केशवानंदन भारती केस। तो जो केशवानंदन भारती केस है ना, ये अपने आप में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है और काफ़ी मज़ेदार केस है, क्योंकि जब ये केस आया ना तो उस समय क्या था कि हमारे पास में इंदिरा गांधी की सरकार थी। किनकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। और आपको पता होगा कि ये हमारे पास में काफ़ी पावरफुल जो पीएम रहने वाली महिला है। ओके, तो इस समय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था ना वो काफ़ी प्रेशर में चल रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी आए दिन कुछ ना कुछ संशोधन कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रहा था कि वो कोई एक ऐसे केस को देख रहा था कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है और वो सही ढंग से क्या कर सके, एक्शन ले पाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट को क्या मिला, ये जो केस था ये मिला 24 अप्रैल 1973, और हमारे संविधान के लिए ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट डेट भी रहने वाली है। ऐसा क्या हुआ कि केशवानंदन जो भारती थे उनको क्या करना पड़ा, आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केशवानंदन भारती कौन थे। तो केशवानंदन भारती जो हमारे पास में एक केरल में मठ होते थे, उनके जो अध्यक्ष मान लीजिए या गुरु मान लीजिए, वो हमारे पास में केशवानंद भारती जी थे। ओके, तो रियल में होना क्या हुआ कि यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा जो था इस मठ से प्राप्त होता था। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या किया, एक संशोधन किया, और वो कौन सा संशोधन था? 29 यानी 29वां संविधान संशोधन था। ओके, तो इस संविधान संशोधन में क्या किया गया? तो इस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया कि मठ के जितने भी प्रबंधन के अधिकार थे ना, मठ के जितने भी प्रबंधन के अधिकार थे वो मठ के अध्यक्ष से निकलकर किसके पास में आ गए थे? अब गवर्नमेंट के पास में आ गए थे। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी के मठ की ज़मीन को छीन लेंगे और उसके प्रबंधन को छीन लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में गए, इन्होंने क्या किया, सबसे मेन जो बात थी इस केस के अंदर गोलकानाथ केस जो था ना उसको भी अटैच किया गया था, और इसीलिए ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट केस रहने वाला था। और इस केस की अगर हम सबसे बड़ी बात माने तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। ठीक है जी, उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी। उसके बाद में जो हमारे पास में फैसला आया वो कैसे आया? 7-6 से आया। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था, क्या इस केस में केशवानंदन भारती हार गए थे या जीत गए थे? हाँ जी, इस केस के अंदर जो केशवानंदन भारती थे ना वो हार गए थे। ओके, लेकिन सबसे जो मेन बात थी ना, इस केस ने हमारे संविधान को क्या दिया? इस संविधान ने इस मतलब जो भी अभी तक सरकार क्या करती आ रही थी, मतलब हर रोज़ कोई ना कोई संशोधन करती आ रही थी हमारे संविधान के अंदर। तो इस केस से हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने एक जजमेंट दी, और जजमेंट में कहा कि चलिए आप क्या करिए, संविधान में संशोधन कीजिए। ओके, आप संविधान में संशोधन कीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है उससे, लेकिन आप जो है ना संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा संविधान का उसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मूल ढांचे का कंसेप्ट था वो कहाँ से निकल कर आया था? वो केशवानंदन भारती ही केस था। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि आप बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो संविधान संशोधन करके हम क्या करेंगे, इस बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देंगे। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, काफ़ी सेफ खेला, और उन्होंने कहा कि नहीं जी हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन एक टाइम आएगा तो जैसे जैसे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम क्या करेंगे, उसको बताते जाएंगे कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। तो ये थोड़ी सी फंडामेंटल इसके बारे में नॉलेज थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शिक्षा का अधिकार अब किस श्रेणी में आता है। तो अब ये किस श्रेणी में आता है? ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, और किस संशोधन से आया? ये 86वें संविधान संशोधन से आया। ओके,
कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन। और जो ये 86वां संविधान संशोधन था, ये हुआ कब? ये हुआ था हमारे पास में 2002 में। इस संशोधन की खास बात क्या थी कि जो मौलिक अधिकार था ना शिक्षा का, उसको 21 क के तहत लागू कर दिया गया और एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसके तहत क्या होगा कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में इस केस के में देखा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायिक पुनरावलोकन निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो किसके द्वारा कार्य करता है? वो कार्य करता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो 8वां क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला गया और हम किस प्रकार से उसको देखेंगे। तो इसमें बोला गया है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो हमें ये बताना है कि किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है जी। हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? जो 164 अनुच्छेद है ना, 164 अनुच्छेद है, उसके तहत करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो बाकी मंत्री परिषद रह जाती है उसकी भी क्या करता है? ये नियुक्ति करता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो ये क्या करेगा? भारत के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। मैंने भारत बोल दिया यहाँ पे। और राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त करता है। तो ये क्या नहीं करता? ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इनके अलावा जो हमारे राज्यपाल जी हैं उनको मतलब कैसे नियुक्त किया जाता है, तो वो देखिए कि राज्यपाल के बारे में जो है हमारे संविधान के भाग 6 में बोला गया। ओके, भाग 6 में बोला गया। और कौन से अनुच्छेद में बोला गया? 155 अनुच्छेद में बोला गया। और इस अनुच्छेद में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? जो हमारे प्रेसिडेंट रहने वाले हैं वो क्या करेंगे? राज्यपाल के गवर्नर की नियुक्ति करेंगे। ओके, और उनको क्या देंगे? एक हस्ताक्षर सहित और मुद्रा सहित अधिपत्र देंगे। ठीक है। इसके अलावा ये किन किन की हमारे पास में नियुक्ति और करते हैं? तो अभी हमने देखा कि एडवोकेट की करते हैं, लोक सेवा आयोग की करते हैं, मुख्यमंत्री की करते हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल है वो किन की नियुक्ति करता है? जो राज्य निर्वाचन, जो हमारे निर्वाचन आयुक्त रहने वाले हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? हमारा राज्यपाल नियुक्ति करेगा। ओके, उसके बाद में किन की नियुक्ति करता है? जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना हमारे पास में, यूनिवर्सिटीज़ के जो कुलपति होते हैं ना, ओके, जो यूनिवर्सिटीज़ के कुलपतियों की भी क्या करता है? ये नियुक्ति करता है। उसके अलावा कोई और रह गया तो नहीं। देखिए कौन कौन हो गया? राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, कुलपति हो गया हमारे पास में, और राज्य का महाअधिवक्ता हो गया, राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे पास में राज्यपाल करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज किसमें सम्मिलित है? तो ये हमारे पास में किसमें सम्मिलित है? तो आपको इतना तो पता ही होगा पंचायती राज किसमें सम्मिलित है। तो ये राज्य सूची के अंदर शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? तो किस विषय पर राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है? तो जो राज्यसभा है ना, केवल उसको 2 ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। एक तो अनुच्छेद 249 के तहत और एक 312 के तहत। तो 249 है उसके तहत क्या कर सकता है ये कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण कर सकता है। और वो भी कब कर सकता है? जब टोटल सदस्यों का 2/3 जो हमारे पास में बहुमत है उससे वो बिल को पारित कर दे। तो ये क्या कर सकता है? आगे कानून को पारित कर सकता है 249। और यहाँ पे क्या कर सकता है? ये अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका गठन कर सकता है 312 अनुच्छेद के तहत। चलिए अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में संविधान के मूल ढांचे का
मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो अभी तो हमने इसके बारे में पढ़ा। ये कौन सा केस था? ये केस था केशवानंदन भारती मामला। और ये कब आया? काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट रहने वाली है, 24 अप्रैल 1973। ठीक है जी, 1973 के अंदर इस केस को लाया गया। किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अभी हमने इसके बारे में पीछे जो भी क्वेश्चन आया था उसके अंदर हमने डिस्कशन किया कि ये किससे संबंधित है। तो जो छठा क्वेश्चन था उसके अंदर हमने इसको देखा। तो 21 का किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। और इसको कौन से संशोधन से शामिल किया गया? 86वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया। और ये कब हुआ था? 2002 के अंदर। और इसमें क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। आगे हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि किसी भी बिल को धन बिल मानने का एकमात्र अंतिम अधिकार किसके पास में होता है? तो ये हमारे पास में क्या होता है? अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, उनके पास में ये अधिकार होता है कि किसी भी बिल को वो क्या कर सकते हैं? धन विधेयक प्रमाणित कर सकते हैं और मान सकते हैं। ठीक है जी। किसे भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन होते हैं हमारे पास में? भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 15वां। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार निर्णय किससे संबंधित है? तो ये जो हमारे पास में अंश रहने वाला है, ये अंश रहने वाला है अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। और ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और ऐतिहासिक फैसला था हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट का। और ये कब आया हमारे पास में? 1992 के अंदर आया। और इस जजमेंट में क्या बोला गया हमारे पास में? तो इस जजमेंट में बोला गया कि जो जाति आधारित आरक्षण है ना, जो जाति आधारित आरक्षण है, जो उसकी अधिकतम सीमा है ना, वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी जो अधिकतम सीमा है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये जो आरक्षण है ना, ये केवल आपको जो भी आपकी प्रारंभिक नियुक्ति होगी ना, प्रारंभिक नियुक्ति होगी, प्रारंभिक नियुक्ति पर ही वैलिड होगा। अगर आप पदोन्नति में उस चीज़ को, आरक्षण को मांग करते हैं या उसको शामिल करने की बात करते हैं, तो इसके अंदर उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट केस रहने वाला था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये आप सभी को पता ही होगा कि जो 8वीं अनुसूची है वो हमारे पास में भाषाओं से संबंधित है। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है कि हमारे संविधान के अंदर जो 92 अमेंडमेंट हुई थी, ओके, जो 92 अमेंडमेंट हुई थी वो किससे संबंधित थी? वो इसी से ही संबंधित थे। ओके, और ये कब हुआ? ये हुआ हमारे पास में 2003 के अंदर। जब ये अमेंडमेंट की गई तो इसके तहत क्या किया गया? 4 लैंग्वेज को शामिल किया गया हमारे संविधान में। तो वो कौन कौन से? जैसे एक हो गई हमारे पास में कौन सी लैंग्वेज? बोडो। दूसरी हम बोल सकते हैं कौन सी? मैथिली। ओके, और उसके बाद में हम कह सकते हैं एक लैंग्वेज और थी संथाली। और संथाली के साथ में जो लास्ट लैंग्वेज थी उसको जोड़ा गया जिसका नाम है हमारे पास में क्या? डोगरी। तो इन 4 लैंग्वेज को क्या किया गया? जो हमारे पास में 8वीं अनुसूची थी उसको जोड़ा गया। तो और उसके बाद में इससे पहले क्या थी हमारे पास में? 18 लैंग्वेज 8वीं अनुसूची के अंदर थी। और इस संशोधन के बाद में टोटल जो लैंग्वेज की हमारे पास में संख्या है वो कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और जानना चाहें तो हमें ये पता चलता है कि जो 343 अनुच्छेद है ना, 343 अनुच्छेद 1, तो ये क्या प्रस्तावित करता है? ये प्रस्तावित करता है कि जो संघ की राजभाषा रहने वाली है ना, संघ की राजभाषा वो हिंदी रहने वाली है। संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 343(1) के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है।
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था की गई है। तो ये किसके तहत की गई है, तो ये हमारे पास में अनुसूची 10 के तहत की गई है। तो ये भी एक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में संशोधन था उसके तहत किया गया। तो इस समय क्या था, इस समय ना राजीव गांधी की सरकार थी। ओके, तो किसकी सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। उस समय एक विधायक थे हमारे पास में, विधायक का नाम जैसे आयाराम गयाराम था। तो वो क्या कर रहे थे, मतलब हर रोज़ एक नई पार्टी को बदल रहे थे और अपना दल जो था वो चेंज करते आ रहे थे। तो उसी के तहत क्या किया गया था, 1985 में जो राजीव गांधी की सरकार थी, ओके, 1985 में एक संविधान संशोधन किया इन्होंने। और इस कौन सा संविधान संशोधन था ये हमारे पास में 52 अमेंडमेंट थी, ठीक है जी। ये हमारे पास में 52वीं अमेंडमेंट थी। और इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत जो विधायकों के दल बदल के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था की गई। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप क्या करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसकी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। तो संसद के प्रत्येक सदन में एक स्तर की अंतिम बैठक की तारीख से अगले स्तर की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो हमें इसके बारे में बताना है। तो इनके बीच में कितना डिफरेंस हो सकता है, इनके बीच में 6 माह का डिफरेंस हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो ये किस में किया गया, 368, यानी हमारे पास में 368 जो आर्टिकल अनुच्छेद है उसके तहत जो संविधान में संशोधन होता है उसका वर्णन किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव हेतु चुनाव मंडल में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। तो यानी किस किस को शामिल किया जाता है, तो हमें ये बताना है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा इसमें किस किस को शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्य, यानी केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जो क्या होते हैं, केवल इलेक्टेड होते हैं, यानी जिनको क्या किया गया है, चुना गया है, नामांकित नहीं किया गया। अब नामांकित में कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, जैसे हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में 2 सदस्य नामांकित किए जाते हैं जो क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन के होते हैं। ओके, 12 सदस्य किसके हो जाते हैं, हमारे पास 12 सदस्य जो है वो राज्यसभा के हो जाते हैं। तो ये सदस्य क्या होंगे, जिनको निर्वाचित नहीं किया गया उनको चुनाव मंडल में चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। इनके साथ में और किन लोगों को अधिकार है भाग लेने का, तो हम ये कह सकते हैं जैसे यूटी के अंदर, तो यूटी में कौन कौन आ सकता है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के जो भी अभी हमने देखा केवल चुने हुए सदस्य क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के जो चुनाव में हैं भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि संसद के दोनों सदनों के पुनः इकट्ठा होने के कितने समय तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होता है, यानी जो भी राष्ट्रपति क्या कर देता है, अध्यादेश जारी कर देता है तो उसको संसद के पटल पर रखना जरूरी होता है। तो इसका जो हमारे पास में आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 6 सप्ताह, यानी 6 सप्ताह के अंदर उनको क्या करना होता है, इसको संसद के पटल पर रखना जरूरी होता है। उसके बाद में बोला गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार दिया गया है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहने वाला है, लगभग सब प्रकार के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये हमारे पास में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार दिया गया है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो किस प्रकार की क्षमा का दान करता है, यानी किस किस प्रकार से मतलब आगे कर सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद 72 के तहत किसी को भी क्या कर सकता है,
क्षमा कर सकता है। यानी जो भी दोषी रहने वाला है, ओके, जो भी दोषी रहने वाला है या उसने कोई भी जुर्म किया है उससे पूर्णतः मुक्त कर सकता है उसको। ठीक है जी, पहली तो क्षमा ये हो सकती है। अब हम ये कहें कि दूसरी क्षमा क्या हो सकती है, तो दूसरी क्षमा जो होती है ना वो होती है हमारे पास में लघुकरण। क्या होता है हमारे पास में, लघुकरण होता है। तो लघुकरण में क्या किया जाता है, जो दंड होता है ना, जो भी मतलब दोषी को सजा मिली है उस दंड का क्या किया जाता है, स्वरूप बदल दिया जाता है। उस दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि किसी को मृत्यु दंड मिली है, मृत्यु दंड मिला है और उसने क्या किया, राष्ट्रपति को पिटीशन डाली है। तो अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्यु दंड को बदल सकता है और उसको कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है। किस में परिवर्तित कर सकता है, कठोर कारावास में बदल सकता है। तो ये हमारे पास में दूसरे प्रकार की जो क्षमा है वो रहने वाली है। जो तीसरे प्रकार की हमारे पास में क्षमा रहने वाली है वो हमारे पास में कौन सी होती है, वो होती है परिहार। कौन सी होती है, परिहार। तो इसके अंदर राष्ट्रपति क्या करता है, देखो लघुकरण में तो क्या करता है, उसका ना दंड का स्वरूप नहीं बदलता है और क्या करता है, बस उसको लघुकरण कर देता है, कम कर देता है, स्वरूप बदल कर क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन इसमें क्या करता है, परिहार में, इनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है लघुकरण में और परिहार में। इसमें दंड का स्वरूप नहीं बदला जा, इसमें दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है, लेकिन परिहार में क्या किया जाता है, दंड का स्वरूप नहीं बदला जाता। ओके, इसमें क्या होगा, नहीं बदला जाएगा। लेकिन फिर किया क्या जाएगा, जो भी आपको मतलब सजा मिली है या दंड का प्रावधान किया गया उसकी जो समय अवधि है ना वो कम कर दी जाएगी। जो समय है ना उसको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास में तीसरे प्रकार का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ प्रकार की हमारे पास में क्षमा है वो कौन सी है, वो हमारे पास में जो है उसको बोला जाता है विराम। तो इसके तहत जो राष्ट्रपति होता है ना वो क्या कर सकता है, जो दोषी की सजा है ना विशेष परिस्थितियों में कम कर सकता है। तो विशेष परिस्थितियां अब कौन कौन सी हो सकती है, जैसे महिला के गर्भ अवस्था में, ओके, किसमें, जो महिला के गर्भावस्था के समय, या किसी भी दोषी में अगर शारीरिक अपंगता पाई जाती है, अगर किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता पाई जाती है तो उसमें भी क्या किया जाता है, उसको विराम दे दिया जाता है। उसके बाद में जो लास्ट रहता है वो हमारे पास में क्या रहता है, प्रविलंबन। तो इसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी सजा मिली है मतलब दोषी को जो भी सजा दी गई है उस पर क्या किया जाता है, अस्थायी रोक लगा दी जाती है। यानी उसको ना ही कम किया जाता है ना ही कुछ और किया जाता है, बस उसमें क्या किया जाता है, थोड़े समय के लिए अस्थायी रोक लगा दी जाती है उसके दंड के ऊपर। तो जो ये हमारे पास में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो क्षमा का दान देते हैं तो उसमें ये 5 प्रकार की क्षमा को शामिल किया गया है। कौन कौन सी क्षमा, तो इसमें क्या करता है, जो भी दोषी होता है उसको दोष मुक्त कर दिया जाता है पूर्णतः रूप से। लघुकरण, इसमें क्या होता है, दंड का स्वरूप बदल दिया जाता है, यानी अगर मृत्यु दंड मिली है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। अब परिहार, तो परिहार को क्या किया जाता है, इसमें ना जो दंड होता है ना उसका स्वरूप नहीं बदला जाता, यानी आपको क्षय श्रम सजा का प्रावधान है तो आपको क्षय श्रम सजा ही भुगतनी पड़ेगी, लेकिन आपका क्या किया जाता है, इसमें समय कम कर दिया जाता है। यानी आपको 15 साल की सजा का प्रावधान किया गया है तो आपको क्या कर देंगे राष्ट्रपति, 10 साल कर देंगे या 5 साल कर देंगे। तो इस टाइप से आपके समय कम कर सकते हैं। जो चौथी रहने वाली है वो हमारे पास में क्या रहने वाली है, विराम। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमारे पास में जो महिला गर्भावस्था या शारीरिक अपंगता यानी किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, विराम दे दिया जाता है। और प्रविलंबन में क्या किया जाता है, जो सजा होती है उस पर एक प्रकार से अस्थायी रोक लगा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो भारत में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस वर्ष में की गई, तो 1962, 1971, 1965, इनमें से जो भी हमारे पास में मेरे हिसाब से किसी भी वर्ष में नहीं की गई है। ओके, तो इनमें से आंसर आ जाएगा हमारे पास में कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं आपका आंसर रहने वाला है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो लोकसभा है, ठीक है जी, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, तो हमें इसके बारे में बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है।
तो जो अधिकतम संख्या है ना वो कितनी हो सकती है, 552। और ये 552 कैसे होती है, तो 530 एक होती है, ठीक है जी, 20 एक होती है, और 2 जो सदस्य राष्ट्रपति चुनता है उनको शामिल किया जाता है। जो भी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में चल रही है वो हमारी कितनी है, प्रेजेंट में जो है 545 सदस्य हमारे लोकसभा में है। उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो भी हमारे पास में देखो क्या होता है कि कोई भी विधेयक पास किया गया, अगर हमारे पास में क्या देखा जाए, लोकसभा और राज्यसभा इसमें कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो क्या किया जाता है, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी वो विधेयक था उसको दोबारा से वोटिंग करवाई जाती है। तो जो इसकी अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे पास में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति जो इसकी अध्यक्षता है वो की जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इसकी अध्यक्षता करेंगे उस वक्त लोकसभा के कौन, उपाध्यक्ष। अब सोच लीजिए हमारे पास में भाई साहब लोकसभा के अध्यक्ष भी कहीं पे छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, तो इस कंडीशन में अब जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है वो किसका आने वाला है, तो इस कंडीशन में अगर ना ही लोकसभा का अध्यक्ष है ना ही लोकसभा के उपाध्यक्ष है, तो उस समय जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो कौन करेंगे, राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है जी। अब सपोज कर लीजिए उपसभापति भी भाई लोकसभा उपाध्यक्ष के साथ में छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो सारे कहेंगे भाई आ जाओ, आप क्या करते हैं अपने में से कोई चूज कर लेते हैं। तो जो अगर ना ही तो लोकसभा अध्यक्ष है, ना ही लोकसभा के उपाध्यक्ष है और ना ही राज्यसभा के उपसभापति है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, एक आम सहमति से अपने बीच में से एक सदस्य का चुनाव करते हैं, और जो सदस्य को चुना जाएगा ना, और वही सदस्य क्या करेगा, आगे लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, अगर उपसभापति भी नहीं है तो क्या करेंगे, जितने भी सदस्य हैं वो अपने में से एक सदस्य का आम सहमति से चुनाव कर लेते हैं, और वही क्या करता है, आगे जाकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन देरी कर सकती है, तो ये क्या कर सकती है, केवल 14 दिन की ही देरी कर सकती है, उसके बाद में ज़्यादा देरी नहीं कर सकती है। सपोज करिए जो राज्यसभा है 14 दिन से अगर ज़्यादा धन विधेयक को रोक लेती है तो वो क्या होता है, तो वो पारित माना जाता है, ठीक है जी, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक पारित माना जाता है। और उसके बाद में क्या होगा कि अगर राज्यसभा धन विधेयक पर अपने किसी भी प्रकार के कोई विचार देती है, ओके, कोई भी विचार लोकसभा के सामने रखती है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा है उन विचारों को मानने के लिए बाध्य है, तो वो चाहे तो उन विचारों को मान भी सकती है और ना चाहे तो उन विचारों को ना भी माने, तो इस पर किसी प्रकार का कोई कंपेल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो अब देखिए लोक लेखा समिति, तो जो लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है ना, उनको क्या कहा जाता है, उनको जुड़वा बहनें बोला जाता है, ओके। और जो ये लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति है ना, इनको कब स्थापित किया गया था, इनको स्थापित किया गया था भाई 1921 में। अब आपको पता होगा ना, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो इसी से तो संबंधित था। तो जो 1921 का अधिनियम था वो कौन सा था, वही तो था हमारे पास में भारतीय संविधान, जो भी हमारा अधिनियम था कौन सा, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, और इसका एक और भी नाम था, क्या नाम था, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सिद्धांत। इसके तहत इनको शामिल किया गया और इनको जुड़वा बहनें भी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोक लेखा समिति में किसके सदस्य पूछे गए हैं भाई, लोकसभा के। कहीं पे आप जाकर सीधा मुंह उठाकर ये लगा दो, लो भाई 22 हमारा क्वेश्चन सही होगा, तो ऐसा नहीं होगा, पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हाँ, अगर ये पूछा जाता है ना लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो हम 22 लगा देते हैं, लेकिन इसने लोकसभा से पूछे, तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य। तो कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं।
और 7 जो सदस्य होते हैं ना वो कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से लिए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी हमारे पास में क्या रहने वाली है, जो इसका अध्यक्ष होता है ना वो विपक्ष का नेता होता है। वो कौन होता है हमारे पास में, विपक्ष का एक नेता रहने वाला है। तो इस समय अगर हम बात करें किसकी, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष के नेता जो रहने वाले हैं वही इसके अध्यक्ष भी रहने वाले हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन है इस समय, तो इसका इनके अध्यक्ष है हमारे पास में कौन, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है जी, तो इनके अध्यक्ष कौन रहने वाले, अधीर रंजन चौधरी। तो इसके अंदर और सबसे बड़ी बात है, अब देखो 1921 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया। तो अब क्या चल रहा है 2022, तो यानी ये एक ऐसी समिति है जिसने क्या कर लिया, अपने 100 वर्ष भी पूरे कर लिए। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी समिति है जिसने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए, तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में कौन सी समिति है, लोक लेखा समिति है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 जो होते हैं लोकसभा से, 7 कौन से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। और जो इसका अध्यक्ष होता है वो एक विपक्ष का नेता होता है। और प्रेजेंट में कौन है, अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, और इसको 1921 में स्थापित किया गया था। ओके, अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 312। तो अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है। तो अभी हमने बताया ना कि इसका गठन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के पास में 2 जो है स्पेशल पावर है, कौन से, एक तो 249 और एक कौन से हमारे पास में 312। और जो 312 हैं उसके तहत क्या कर सकते हैं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका गठन किया जा सकता है। और 249 के तहत ये क्या कर सकता है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को बोल सकते हैं। और कैसे बोल सकते हैं, जितने भी सदस्य हैं अगर उसको 2/3 से क्या कर दें, पारित कर दे, तो क्या कर सकते हैं, संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और ये जो दोनों अनुच्छेद है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो जो भी पोल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, ठीक है जी, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहने वाले हैं वो कौन रहने वाले हैं। तो आपने कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो संसद एवं अध्यक्षात्मक सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो कथन रहने वाला है वो कौन सा सत्य रहने वाला है कि दोनों प्रकार की सरकारें, ठीक है जी, दोनों प्रकार की सरकारें प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली होती हैं। ओके जी, दोनों प्रकार की सरकारें कैसी होती है, प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस प्रकार की सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था एक आवश्यक विशेषता होती है। तो द्विसदनीय किस में होती है, जिसमें 2 सदन होंगे, तो 2 सदन किस में होते हैं, संघात्मक सरकार में होते हैं। जैसे अपने इंडिया में कौन सा है, एक तो हमारे पास में लोकसभा है और दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक व्यवस्था से संबंधित है। तो अध्यक्षात्मक में कौन सा है, तो शक्तियों का जो पृथक्करण है वो इससे संबंधित है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दबाव समूह की उत्पत्ति सामान्यतः किस देश से संबंधित है। तो दबाव समूह जो थे वो कहाँ से संबंधित है, वो अमेरिका से संबंधित है। अब इन्होंने बोला कि नीति निर्धारकों पर, जो भी नीति निर्माण का कार्य करते हैं, उन पर दबाव डालने हेतु दबाव समूह क्या नहीं करते हैं। तो दबाव समूह क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं, हाँ जी ये बात सही है। धरना देते हैं, ये भी बात सही है। बंद का आह्वान करते हैं, हाँ जी ये भी बात सही है। अभी आपने देखा ना भारतीय किसान यूनियन जो थी उन्होंने जो किया। और साथ में ये जो है ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है जी, तो ये ऑप्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब दबाव समूह होते हैं वो चुनाव लड़ने का काम नहीं करते हैं। तो किस देश का संविधान अलिखित है, तो कौन सा संविधान है, तो इंग्लैंड का संविधान जो है वो हमारे पास में एक अलिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो एक दलीय व्यवस्था किस में होगी, तो एक दलीय व्यवस्था जो है वो कहाँ पे है, चीन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे केवल एक ही दल कार्यरत है। जैसे अब अपने इंडिया में तो क्या अलग अलग हमारे पास में दल कार्यरत रहते हैं, जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, तो लेकिन यहाँ पे क्या केवल एक ही पार्टी है जिसका नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
तो ये इस पार्टी का नाम है। उसके बाद में फिलिबस्टर किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, संसद में वोट में देरी हेतु लंबा भाषण, जो भी है इससे ये संबंधित रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुलीन तंत्र का लौह कानून की अवधारणा किसने दी, तो जो ये लौह कानून था ना, इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो इसकी अवधारणा दी थी हमारे पास में रॉबर्ट मिशेल। तो रॉबर्ट मिशेल साहब जो थे उन्होंने क्या की थी, लॉ कानून की अवधारणा दी थी। और ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखो भाई पार्टी जो है, ओके, जो पार्टी है वो चाहे ना किसी भी आइडियोलॉजी की क्यों ना हो, ओके, वो किसी भी आइडियोलॉजी की क्यों ना हो, लेकिन जो सत्ता है ना वो केवल कुछ लोगों के हाथों में रहती है। जो सत्ता है, जो पावर है, वो क्या है, कुछ लोगों के हाथों में रहती है। और वे लोग कौन से हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, तो उनके हाथों में हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर रहती है, जो अच्छा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि किस देश में न्यायिक पुनर्निरीक्षण कानून की उचित प्रक्रिया पर आधारित है, तो ये हमारे पास में कौन सा आंसर रहने वाला है, इसका उत्तर आ जाएगा अमेरिका। संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो संचार सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, नॉर्बर्ट वीनर ने किया। उसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था किस समाज में अंतःक्रिया की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण और निराकरण होता है, तो यह शब्द किस राजनीतिज्ञ शास्त्री के हैं, तो ये हमारे पास में किनके हैं, तो ये एक डेविड ईस्टन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहार की बौद्धिक आधारशिला नहीं है, तो बौद्धिक आधारशिला कौन नहीं है, तो ये हमारे पास में आंसर रहने वाला शक्ति है। तो बौद्धिक आधारशिला में किसको शामिल किया गया है, इनके द्वारा नियमताएं, सत्यापन और तकनीक, इनको क्या किया गया, ऐड किया गया किनके द्वारा, डेविड ईस्टन के द्वारा। और ये क्या थे, एक व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण था, तो परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्षण क्या था, तो ये जो हमारे पास में रहने वाला है ये उत्तर आ जाएगा बी, संस्थागत अध्ययन इनका मुख्य लक्षण था। प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता, तो ये कौन थे हमारे उसमें, जे लास्की, हेराल्ड जे लास्की इसके क्या रहने वाले हैं, रचयिता रहने वाले हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो जिन्होंने भी ये बोला ना वो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है राजनीतिज्ञ या दर्शन शास्त्री रहने वाले, किसके अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हमारे पास में क्या रहने वाला है, तो इसका उत्तर प्लेटो रहने वाला है। जो प्लेटो थे ना वो किसके शिष्य थे, वो सुकरात के शिष्य थे, और प्लेटो का जो शिष्य था वो कौन था, अरस्तु था हमारे पास में। ओके, तो जो ये गुरु शिष्य की जो जोड़ी रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है किसमें, राजनीतिक शास्त्र में। तो इन्होंने, चलो हम इतने इंपॉर्टेंट है तो इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, कहता जो स्टेट है ना, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी स्टेट इंडिविजुअल से लार्ज है, यानी आप क्या इन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है ना वो इंडिविजुअल से लार्ज है, यानी बॉडी की वैल्यू है, ना कि उसके ऑर्गन के। बॉडी के बिना जो ऑर्गन है वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी कोई किसी भी प्रकार की वैल्यू नहीं रहने वाली है। तो हम क्या करते हैं, इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बुक्स भी रख लेते हैं, क्योंकि इनकी जो बुक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इनकी जो बुक्स में है हम क्या कर सकते हैं शामिल, एक तो हम पढ़ सकते हैं द रिपब्लिक, जो इनकी ये बुक है ना द रिपब्लिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है, क्योंकि ये जो बुक लिखी इन्होंने, तो इस समय ये क्या थे, ये एक यंग थे। तो अब जो यंग इंसान होता है वो क्या करता है, वो तो मतलब अपनी जो काल्पनिक दुनिया है उसी के अंदर मतलब घूमता रहता है। तो इन्होंने अपनी कल्पना को इसमें जाहिर किया, और कैसे जाहिर किया, अपनी थ्योरी देकर, किसके बारे में, फिलोसफर किंग के बारे में। इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा राजा होना चाहिए जो फिलोसफर होगा, ठीक है, जो फिलोसफर किंग होगा, और उसको ना सत्ता की चाह नहीं होगी, किसी भी प्रकार की, और वो क्या करेगा, हम पे
क्या करेगा, शासन करेगा। तो इन्होंने ये बोला। और साथ में जो जस्टिस की बात की गई है ना, जो जस्टिस की बात की गई है वो इसी बुक के अंदर की गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन निकाले हैं। तो ये यंग मार्क्स का जो भी हमारे पास में यंग प्लेटो उनका काम है, इसमें फिलोसफर किंग की थ्योरी दी गई है, उसमें जस्टिस की थ्योरी दी गई है। उसके बाद में जो इनकी नेक्स्ट बुक आती है ना, वो नेक्स्ट बुक कौन सी रहने वाली है, तो इनकी नेक्स्ट बुक रहने वाली है द लॉ। तो ये जो अब देखो भाई, कानून की बात कर रहे हैं तो कानून तो उसी को समझ आता है ना जो कैसा हो गया, जो मैच्योर हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि जो रिपब्लिक है वो तो यंग ने लिखी है, लेकिन अब कानूनों की बात चलने लग गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लेटो मैच्योर हो गया है और अब वो समझने लग गया है कि भाई जो फिलोसफर किंग है ना सॉरी, जो फिलोसफर किंग है वो केवल काल्पनिक दुनिया में काफ़ी अच्छा किरदार है, लेकिन अगर हम इसको वास्तविक दुनिया में अप्लाई करना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, तो आई थिंक सो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो जो हमारे प्लेटो मुद्दे थे उनको इस समय मैच्योर होते होते ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये चीज़ मतलब हम लागू नहीं कर सकते। उसके बाद में इनकी जो नेक्स्ट बुक है वो हमारे पास में क्या रहने वाली है, स्टेट्समैन। तो ये इनकी 3 इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद भी हम अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो मौर्य जो थे ना, प्लेटो मौर्य ने अपनी समाज से ऊपर उठकर कुछ ऐसा भी कहा, जैसे इन्होंने कहा कि भाई फिलोसफर किंग जो है ज़रूरी नहीं है, अगर आप फिलोसफर क्वीन भी ले आएंगे ना तो भी चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो मौर्य ना वो कहीं ना कहीं किसकी तरफ झुकाव रखते हैं, महिलाओं की स्थिति को भी ऊंचा उठाने के लिए क्या करते हैं, अपना विचार देते हैं। तो इन्हीं के जो विचारों के कारण क्या हुआ था, इन्होंने क्या कहा था कि एक परिवार ऐसा होना चाहिए कि आप सभी बच्चे आप हमें दे दीजिए और राज्य क्या करेगा, आपके बच्चों को संभाल के रखेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बच्चा कौन सा है, और आप क्या करेंगे, उन सभी को एक जैसा प्यार देंगे, सभी को एक जैसा अधिकार प्राप्त होगा। और इसके कारण क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो अपने समय का सही ढंग से यूज कर पाएंगे, अपनी जो राज्य है उसमें भागीदारी दे पाएंगी और सही ढंग से हम उनका क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल का यूज कर पाएंगे। तो इन्होंने जो एजुकेशन का सिद्धांत दिया वो भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत रहने वाला है। तो अभी हमने इनके बारे में सीखा कि इन्होंने कहा कि बॉडी की वैल्यू है ना कि ऑर्गन की वैल्यू है, यानी स्टेट इंडिविजुअल जो है, स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी स्टेट जो है इंडिविजुअल से लार्ज होते हैं। इनकी बुक्स के बारे में देखा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है रिपब्लिक, क्योंकि ये यंग प्लेटो का काम है, फिलोसफर किंग की थ्योरी दी और जस्टिस के बारे में उन्होंने बोला। और जो फिलोसफर किंग है ना उसमें जो गोल्ड रीजन है ना वो डोमिनेट करता है। इन्होंने इसके बारे में 3 के बारे में बोला, तो ये इसमें क्या डोमिनेट करता है, गोल्ड रीजन डोमिनेट करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन एस मिल का स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का है। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास में राजनीतिज्ञ रहने वाले हैं। तो इनका जो स्वतंत्रता का विचार है ना वो कैसा है, वो नकारात्मक विचार है। तो हम इनके बारे में भी थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जो जॉन मिल थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले देखो विचार तो कईयों ने रखे, जैसे लोक हो गया, ओके, इन्होंने भी विचार रखे, लेकिन जितनी बढ़िया ढंग से इन्होंने इनको डिफाइन किया, किसको, फ्रीडम एंड स्पीच को, उतना अच्छे ढंग से किसी ने नहीं डिफाइन किया। ओके, इन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छे से डिफाइन किया, किसको, फ्रीडम एंड स्पीच को। पहला डिफाइन करने वाला व्यक्ति है। इनको क्या कहा जाता है, इनको साथ में लिबरल मिल भी बोला जाता है। तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो जो मिल थे ना, उनके जो हमारे पास में टीचर हैं, जो टीचर रहने वाले हैं, तो टीचर कौन रहने वाले, बेंथम जो है इनके टीचर रहने वाले थे। जो बेंथम है ना, उन्होंने उपयोगितावाद की थ्योरी दी थी। किसकी थ्योरी दी थी, उपयोगितावाद। यानी ये क्या करते थे, अधिकतम लोगों का अधिकतम जो सुख प्राप्त हो सके उसकी बात करते थे। तो इसीलिए जब हमारे पास में जेएस मिल बड़े हो रहे थे तो उस समय उपयोगितावाद अपनी चरम पे था, तो उन पर कहीं ना कहीं इन्हीं का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो इनके गुरु बेंथम है ना, उनके सबसे बड़े आलोचक कौन रहे हैं, कार्लाई। और इन्होंने उपयोगितावाद को क्या कहा है, पिग फिलोसफी का है। तो ये भी आपने देखा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, पिग फिलोसफी कहा है। और मिल के बारे में क्या कहा जाता है,
मिल के बारे में बोला जाता है कि पीटर हु डिनाई हिज मास्टर। तो बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखें क्या, कि पीटर हु डिनाई हिज मास्टर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कोटेशन रहने वाली, कि ये क्या कर रहे थे, अपने गुरु को डिफेंड करते करते उन्हीं को ही डिनाई करते चले गए। उसके बाद में हम इनकी बुक्स के बारे में देख लेते हैं। जो इनकी बुक्स हैं, तो अब इन पे देखो, उपयोगितावाद का सिद्धांत था, तो ये क्या लिखेंगे, उपयोगितावाद पे ही तो बुक्स लिखेंगे। तो इन्होंने क्या लिखा, यूटिलिटेरियन बुक लिखी। ठीक है जी। इनकी जो दूसरी बुक थी वो थी हमारे पास में ऑन लिबर्टी। और जो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक और रहने वाली है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, द सब्जेक्शन ऑफ वुमन। द सब्जेक्शन ऑफ वुमन ये किनकी बुक है, तो ये हमारे पास में जे.एस. मिल महोदय की बुक रहने वाली है। तो हमने इनके बारे में पढ़ा, फ्रीडम एंड स्पीच को डिफाइन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। लिबरल मिल कहा जाता है, टीचर बेंथम थे, उपयोगितावाद की थ्योरी दी, और इनके सबसे बड़े आलोचक कार्लाइल, पिग फिलोसफी, पीटर हु डिनाई हिज मास्टर, और इन्होंने अपनी जो है ये बुक्स लिखी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि यह विचार कि जो राज्य है बाधाओं में बाधा करने के लिए है। तो ये किनका विचार है, तो ये हमारे पास में टी.एच. ग्रीन महोदय का है। तो अब कार्ल मार्क्स भाई साहब तो ऐसा विचार दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो गांधी जी के साथ में है ना, ये तो गांधी जी महोदय के साथ में। क्योंकि कार्ल मार्क्स, गांधी जी ये क्या थे, ये तो अराजकतावादी थे। ये क्या थे, अराजकतावादी थे। यानी ये तो ये कहते थे कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि राज्य ही क्या करता है, जितने भी मतलब शोषण करता है या अत्याचार करता है वो राज्य ही करता है। तो इन्होंने ये माना। और जो हमारे पास में 47 का आंसर रहने वाला है, तो वो क्या रहने वाला है, टी.एच. ग्रीन रहने वाला है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किससे संबंधित है। तो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किससे संबंधित है, तो ये विचार हमारे पास में संबंधित है किससे, रूसो महोदय से। तो रूसो महोदय ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार अपना दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो ये है कि यह किसने कहा कि परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है। ओके, तो ये किन्होंने बोला था हमारे पास में, तो ये बोला था ये भी रूसो महोदय के द्वारा ही बोला गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। तो आदर्शवादी कौन, अभी हमने देखा कि जो प्लेटो थे ना, वो पूर्ण रूप से आदर्शवादी थे। यानी वो क्या करते हैं, आदर्शों की बात करते हैं, भाई ऐसा होना चाहिए, फिलोसफी थिंकिंग में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो जब कोई ऐसी बातें करता है तो वो क्या होता है, हमारे पास में प्रॉपर आदर्शवादी होता है। तो जो हमारे प्लेटो महोदय थे वो भी तो क्या करते थे, इसी प्रकार की तो बातें करते थे। अब उसके बाद में हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कौन जो है वो आदर्शवादी नहीं है। तो आदर्शवादी कौन नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर हो जाएगा। तब आदर्शवादी है कौन कौन से, कांट, हीगल और टी.एच. ग्रीन। तो ये हमारे पास में क्या है, आदर्शवादी है। उसके बाद में प्लेटो है, वो भी क्या आ जाएंगे, आदर्शवादी आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन अराजकतावाद से संबंध नहीं रखता है। तो टी.एच. ग्रीन महोदय जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो बाकुनिन, प्रोधा, थोरो और अभी हमने किन की बात की, गांधी जी और कार्ल मार्क्स, ये भी क्या है, अराजकतावादी अपना सिद्धांत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि विधि का शासन की अवधारणा के प्रमुख प्रवक्ता कौन थे। जो हमारे पास में बोला गया है, तो इसके जो मेन प्रवक्ता रहने वाले हैं वो कौन रहने वाले हैं, वो रहने वाले हैं डाइसी। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। तो ये विचार किसके थे, तो ये विचार हमारे पास में लेनिन महोदय के थे। जो लेनिन महोदय थे ना, वो कार्ल मार्क्स के शिष्य थे और उनको मतलब क्या करते थे, फॉलो करते थे। और यही एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने क्या किया
जो मार्क्सवाद था उसको रियल रूप से अप्लाई किया, यानी प्रैक्टिकल रूप से अप्लाई करने वाले साम्यवाद, ये कहते हैं कि साम्यवाद आएगा। ओके, कार्ल मार्क्स कहते थे साम्यवाद अपने आप आएगा, लेकिन लेनिन जो मौद्य थे वो कहते जी साम्यवाद अपने आप नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा, और जो क्या करेगी, लोगों को गाइड करेगी कि भाई इस प्रकार से आप काम करो और साम्यवाद आपके पास में आ जाएगा। लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे वो पार्टी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो लेनिन महोदय थे वो पार्टी के पक्ष में थे। और लेनिन महोदय ने क्या किया, पार्टी का गठन किया। जो रूस था, रूस के अंदर जो पूंजीवाद था वो स्टार्टिंग स्टेज में था, और वहाँ पर क्या किया, साम्यवाद को स्थापित किया। लेकिन जो विचार मार्क्स ने रखे थे कि साम्यवाद में ऐसा कुछ हो जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आया कि वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और जो सत्ता था उस पर काबिज कौन हो गए, जो इनकी पार्टी थी वो काबिज हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, बेंथम किन अधिकारों के समर्थक हैं। तो जो बेंथम है वो किन अधिकारों के समर्थक हैं, तो ये कौन से अधिकार है, कानूनी अधिकारों के समर्थक है। नेक्स्ट देखिए, किस समझौतावादी विचारक ने राज्य व समाज दोनों का गठन समझौते से किया है। तो ये कौन से हमारे पास में जो लोक महोदय ना, लोक महोदय ने ये बोला कि भाई दो प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप के हमारे पास में एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ना, पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के बीच में, और एक सोसाइटी का निर्माण होता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या बनेगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट में समाज बनेगा। और जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, उसके बाद में सोसाइटी से आगे स्टेट का निर्माण होगा। ठीक है, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, स्टेट का निर्माण होता है, और पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सोसाइटी का निर्माण। तो लोक महोदय ने दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। अगर हम इनके बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये कहा कि जो स्टेट है ना, बस उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, उसको केवल नाइट वॉचमैन की भूमिका में रहना चाहिए। क्या, एक नाइट वॉचमैन की भूमिका में रहना चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या फिर उसकी ड्यूटी केवल एक पुलिस स्टेटमेंट की होनी चाहिए। ठीक है जी, कैसी होनी चाहिए, केवल एक पुलिस स्टेटमेंट की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो इंसान है, जो मैन है ना, वो सब अधिकार छोड़ सकता है, लेकिन अपने तीन अधिकार नहीं छोड़ सकता। अब वो तीन अधिकार कौन कौन से थे, वो तीन अधिकार थे, राइट टू लाइफ, पहला अधिकार तो कौन सा था, राइट टू लाइफ। दूसरा जो अधिकार है वो कौन सा हमारे पास में, राइट टू लिबर्टी। और जो तीसरा अधिकार है वो क्या हमारे पास में, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं लोक महोदय जो है ना, वो पूंजीवाद को डिफेंड कर रहे हैं। इन तीनों अधिकारों से कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद के समर्थक देखे जा रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रभु सत्ता की अवधारणा सर्वप्रथम किस विचारक ने प्रतिपादित की थी। जो प्रभु सत्ता की अवधारणा थी ना, वो सबसे पहले किन्होंने प्रतिपादित की थी, बोंदा जो महोदय थे उन्होंने प्रतिपादित की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी और उसकी आपको नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता के लिए लिबर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। तो ये किस भाषा से मानी जाती है, तो ये मानी जाती है लैटिन भाषा से मानी जाती है। नागरिक समाज की अवधारणा में प्राधान्य, तो प्राधान्य शब्द किसने यूज किया था, तो ये हमारे पास में किसने यूज किया था, ये ग्रामसी महोदय ने यूज किया था। किसने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश तंत्र कहा है, तो किन्होंने कहा था ये हमारे पास में, तो ये कहा था टोकविले महोदय ने, डी टोकविले महोदय इन्होंने बोला। उसके बाद में नेक्स्ट है, किस दार्शनिक ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निश्चित की थी। अब देखो, तो आदर्श राज्य है, आदर्शवादी है, तो आदर्शवादी कौन है, प्लेटो है। ये वही तो बंदा है जो फिलोसफर किंग की बात करता है। ठीक है जी, देखो भाई सीधी सी बात है, फिलोसफर कुछ नहीं होता। ये अपने आप को क्या मानता था, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार मानता था। तो फिलोसफर किंग की थ्योरी देखकर ये सोच रहा था कि मैं लोगों की नज़र में आ जाऊँ। तो
ऐसा कोई बंदा तो मिलना ही नहीं है जिसको मतलब सत्ता की मतलब वही ना हो, ओके, सत्ता के बारे में लालच हो। तो ये कह रहा था क्या पता लोग मेरे को ही मतलब राजा बना दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह विचार कि इतिहास का अंत किससे संबंधित है, तो ये जो विचार है ये किससे संबंधित है, ये फ्रांसीसी फुकुयामा से संबंधित है। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी और बात बताता हूँ। जो ये अपने मतलब आदर्शवाद के कारण एक शासक था, उसको क्या चला था, फिलोसोफर किंग बनाने चला था। तो राजा ने सोचा कि भाई बहुत बढ़िया बात है यार, फिलोसोफर किंग बन जाएंगे, अपनी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन इसने इतने रूल रेगुलेशन बता दिए तो राजा बेचारा दुखी हो गया और इसको क्या कर दिया, प्लेटो को दास बनाकर बेच दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया था, दास बनाकर आगे बेच दिया। अब जब दास बनाकर बेच दिया तो ये तो भला हो इसके फ्रेंड का, प्लेटो का, उन्होंने इनको क्या कर लिया, खरीद लिया और दोबारा से आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया कि भाई जा जी ले तेरी ज़िंदगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया फ्रांसीसी फुकुयामा। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। इसमें हमें क्या बोला गया है, तो इसमें हमें बोला गया है कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने निमन का विचार नहीं दिया। तो जो ये महोदय थे इन्होंने किसका विचार नहीं दिया, तो अभी तो हमने देखा कि सभ्यताओं का टकराव, हाँ जी ये विचार दिया, राजनीतिक क्षय ये भी विचार दिया, राजनीतिक विकास ये विचार दिया, लेकिन इतिहास का अंत ये विचार जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा तो किसने दिया था, फ्रांसीसी फुकुयामा महोदय ने ये विचार अपना दिया था। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, तो ये हमारे पास में किन्होंने दिया था, हंस जे मोर्गेनथौ। तो ये एक बहुत बड़े यथार्थवादी थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और इन्होंने देखा कि जो भाई यूएसए है ना, यूएसए है वो क्या करता जा रहा है, अपने आदर्शों की तरफ जाता जा रहा है, मतलब एक आदर्शवादी होता जा रहा है। तो इन्होंने अपनी बुक्स लिखी और उन्होंने बोला कि भाई आदर्श उदर्श में कुछ नहीं पड़ा है, आप यथार्थवादी हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति को क्या करें, इकट्ठा करें, तभी आपकी क्या होगी, हेजेमनी स्थापित हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक के माध्यम से यूएसए को बताना चाहा कि आदर्श के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा है, आप यथार्थवादी होकर सोचिए, यानी रियलिस्टिक हो जाए आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 क्वेश्चन है। जो 64 क्वेश्चन है उसमें बोला गया यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का कौन सा ढांचा है। तब आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कौन सी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है ना वो एक अराजकतावादी अर्थव्यवस्था है, यानी वहाँ पे बहुत से जो स्टेट है वो कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास में क्या है, ये एक अराजकतावादी व्यवस्था मानी जाती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1971 के भारत पाक युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार के राजनीति का प्रयोग किया, यानी किस प्रकार की स्ट्रैटेजी को अपनाया। तो इन्होंने अपनाया गन बोट स्ट्रैटेजी। तो ये जो है ना ये अमेरिका की काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब ये यार हर बार ये यूज करते हैं। क्या इसमें होता क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है, तो यूएसए जो होता है ना, जो यूएसए होता है, जो विपक्ष देश है ना, जो विपक्ष कंट्री है, उस पर क्या करता है, दबाव बनाता है, उस पर क्या करता है, अपना दबाव बनाता है। कैसे, अपनी आर्मी को भेज देगा, अपनी आर्मी को, या जो भी अपने मतलब सेना है, जो नाविक, जो यार कौन सी जो ये सेना होती है उसको भेज दिया जाता है, नौ सैनिक जो भी होती है उनको, नेवी को अपना भेज देता है, और उसके द्वारा क्या किया जाता है, आगे उन पर दबाव बनाया जाता है, और दबाव बनाकर संबंधित जो भी देश होता है उससे क्या किया जाता है, अपनी बात को मनवा लिया जाता है। तो गन बोट राजनीति यानी गन बोट स्ट्रेटजी यही इनकी रहने वाली है। उसके बाद में एशिया व अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है, तो ये हमारे पास में कौन सी है, स्वेज नहर इसको विभाजित करती है। जो स्वेज नहर है ना वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्वेज नहर के बारे में भी थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो स्वेज नहर है ना वो एक कृत्रिम नहर है। जो स्वेज नहर है ना वो कैसी नहर है, एक कृत्रिम नहर है, यानी ये प्राकृतिक नहीं है, इसको नेचर ने नहीं बनाया, इसको इंसान ने बनाया। इसका जो मेन काम है वो क्या काम है, तो ये भाई क्या करती है, ये भूमध्य सागर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य सागर और कौन से सागर को जोड़ती है, लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इसके बारे में भी काफ़ी मतलब रोचक जो है इसका इतिहास रहने वाला है। तो आप कभी भी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर इसको पढ़कर देखें। उसके बाद में 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1956 में
क्या कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और किसके द्वारा, मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ओके, उसके बाद में अगर हम थोड़ा और देखें तो हम ये कह सकते हैं जो पोर्ट सैयद है ना, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जो पोर्ट सैयद है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वहीं पे जो स्वेज पोर्ट है ना, वो इसका क्या है, एंड पॉइंट है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखे किसके बारे में, स्वेज नहर के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं है। तो ये सामूहिक रक्षा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो संयुक्त जो राष्ट्र परिषद है वो सामूहिक रक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है जी। अब आप देखिए कि जो वार्सा संधि थी, जो वार्सा संधि हमारे पास में कब होती है, शीत युद्ध के दरमियान होती है। और किसके द्वारा की जाती है, रशिया के द्वारा की जाती है। नाटो का जो निर्माण होता है, नाटो का निर्माण कौन करते हैं, यूरोपीय देश करते हैं। चलिए हम नाटो के बारे में पढ़ लेते हैं। जो नाटो है ना, 4 अप्रैल 1949 को स्थापित की गई थी नाटो। कब, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। जो नाटो है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हमारे पास में क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो सीटो है उसकी भी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, साउथ एशिया। उसका मतलब क्या होता है, साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास में सीटों का मतलब होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें ये बोला गया कि गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है। तो गुजराल सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, वो है गैर पारस्परिकता, इस सिद्धांत पर आधारित है। जो हमारे पास में गुजराल साहब थे ना, गुजराल महोदय थे, वो हमारे क्या रहे हुए हैं, तो विदेश मंत्री भी रहे हुए हैं। और इन्हीं के कारण हम इनके शुक्रगुजार हैं कि 1996 में ना गुजराल महोदय ने, तो हम पे इतना प्रेशर था कि आप CTBT पे हस्ताक्षर कीजिए। तो गुजराल महोदय जब इस समय विदेश मंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया, इस पे इनकार कर दिया और CTBT पे हमें जो भी ट्रीटी थी इस पे हस्ताक्षर नहीं करने दिए। और इन्हीं के परिणाम स्वरूप आज हम क्या हैं, एक परमाणु, आज हम इन्हीं के कारण क्या, एक परमाणु संपन्न देश है। अगर हम उस समय कर देते इस पर अपने साइन, तो जो 5 देश हैं सुरक्षा परिषद के, ओके, जो सुरक्षा परिषद के 5 देश हैं और वही क्या हो जाते, इसके परमाणु संपन्न देश माने जाते हैं। अब सुरक्षा परिषद के, अब आप देखिए सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता ही होगा। एक तो हम बात कर लेते हैं USA की, इन 2 का तो सभी को पता है, ठीक है जी। उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो अगला देखो चाइना से ऊपर ले लीजिए, तो ऊपर कौन से आ जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएगा रशिया। अब जो साइड वाले रहने वाले हैं वो कौन कौन रहने वाले हैं, वो सारे एक साथ में आ जाएंगे। 3 तो हो ही गए हमारे पास में, ये सारे एक साथ हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये जो 5 सदस्य रहने वाले हैं ये सुरक्षा परिषद के क्या है, स्थायी सदस्य। और इस ट्रीटी के अंदर यही माना गया था कि भाई इन 5 देशों को ही हम परमाणु संपन्न मानेंगे, बाकी कोई भी परमाणु संपन्न देश नहीं होगा। तो अगर हम थोड़ा और इनके बारे में बात करें तो इनका जो गुजराल डॉक्ट्रिन था ना, तो गुजराल सिद्धांत क्या था, तो इसमें इन्होंने बोला था कि भारत को दक्षिण एशिया का बड़ा देश होने के नाते जो अपने छोटे और पड़ोसी देश हैं को एक तरफा रियायत दें और उनके साथ में अच्छे संबंध स्थापित करें। तो उसके बाद में अगर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करना चाहूँ तो इन्होंने क्या क्या बोला था गुजराल डॉक्ट्रिन के। तो जो छोटे देश हैं ना, हमारे पड़ोसी देश हैं, वो अक्सर हम पे क्या करते हैं कि भारत जो है ना वो हम पे दबाव बनाता है, हमारी आंतरिक राजनीति में क्या करता है, दखल अंदाजी करता है। तो इस टाइप की हम पे जो आरोप है आए दिन लगते रहते हैं। तो गुजराल सिद्धांत था ना, उसमें इन्होंने यही बोला कि भारत ना आंतरिक मामलों में दखल ना दे, ठीक है जी। जो पड़ोसी देश है उनके आंतरिक मामलों में दखल ना दे।
इन्होंने ये बोला था। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला कि उनके देश में ना अपने हित के लिए संबंधित देश में या पड़ोसी देश में क्या करें आप, देश विरोधी गतिविधि ना चलाएं, देश विरोधी गतिविधि ना चलाएं। जैसे बोला जाता है कि नेपाल के अंदर भी क्या किया था मतलब एक इनडायरेक्टली जो भारत है उसने दबाव बनाने का प्रयास किया था नेपाल के ऊपर। उसके बाद में जो तीसरी बात है वो है संप्रभुता अखंडता का सम्मान करें, कि भी हम चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी जो संप्रभुता और अखंडता है उसका सम्मान करना पड़ेगा। उसके बाद में किस वर्ष में स्टॉकहोम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन हुआ, तो ये हमारे पास में कब हुआ था, तो ये हुआ 1972 के अंदर। ठीक है जी, कब हुआ था ये, 1962 के अंदर हुआ। और इसकी जो मेन खास बात है, इसमें उस समय 119 देशों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था और एक सिद्धांत निकल कर आया। और वो सिद्धांत क्या था, सिद्धांत था वन अर्थ का। ठीक है जी इसके अंदर वन अर्थ का सिद्धांत निकल कर आया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आसियान है, तो आसियान की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो आसियान की जो स्थापना है वो कब होती है, 1967 के अंदर आसियान की स्थापना हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो विश्व व्यापार संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और लगभग बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कौन सी सीमा रेखा भारत को और पाकिस्तान को विभाजित करती है। तो ये जो सीमा रेखा है ना, हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं और इसका आंसर भी देख लेते हैं। जो भारत और किसको, पाकिस्तान को विभाजित अलग करती है वो कौन सी है, वो है हमारे पास में रेडक्लिफ रेखा। जो मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर बाई चांस आपसे भारत ना पूछे और ये पूछ ले कौन से राज्य के बीच में, तो आप क्या कहेंगे, तो आप ये बोलेंगे कि ये हमारे पास में तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। अब जो डूरंड रेखा है ना, तो आज़ादी से पहले तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थे, लेकिन आज़ादी के बाद में जब पाकिस्तान ने क्या किया था, पोक पे कब्जा कर लिया। ठीक है जी, जो पाक अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। तो अब ये जो डूरंड रेखा है ना, ये किसके बीच में है, पोक और अफगानिस्तान के बीच में। यानी अगर हम सही ढंग से बोलें तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि ये जो डूरंड रेखा है ये किसके बीच में, पाक और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन जो पोक है, जो पाक कश्मीर है, वो हमारा हिस्सा है भारत का, और वो तो हम ले ही लेंगे कभी ना कभी। चलिए उसके बाद में कुछ 1-2 और देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल रहने वाले हैं। तो वे कौन कौन से चैनल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और रहने वाले हैं। तो इसमें हम किसको ऐड कर सकते हैं, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं 10 डिग्री चैनल को। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना कई बार पूछे गए हैं। जो 10 डिग्री चैनल है ना, वो 10 डिग्री चैनल किस के बीच में, तो ये हमारे पास में इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में। तो ये किनके बीच में, तो ये हमारे पास में इंदिरा पॉइंट और किसके बीच में, इंडोनेशिया के बीच में। ओके, उसके इंडोनेशिया के बीच में हमारे पास में नहीं है। ये तो लघु 10 डिग्री नहीं है शायद, ये कौन सा था, ये था हमारे पास में ग्रेट चैनल। ठीक है जी, 10 डिग्री नहीं है, इसका नाम है ग्रेट चैनल। लेकिन जो 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री जो चैनल है वो तो हमारे इंडिया के किन के बीच में, लघु अंडमान, किसके बीच में, ये लघु अंडमान और निकोबार के बीच में। लघु अंडमान और निकोबार के बीच में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच में, 9 डिग्री चैनल है किसके बीच में, मिनिकोय व किसके बीच में, लक्षद्वीप के बीच में। मिनिकोय व लक्षद्वीप के बीच में है। तो ये जो जल डमरू मध्य होता है, ये होता क्या है, यानी ये कहता है बस एक पानी का ना बीड़ा सा तंग सा रास्ता होता है जिसके माध्यम से जो नौकाएं हैं ना या किसी प्रकार की नाव है, वो देखो अगर हम थोड़ा सा इसको देखना चाहें तो किस प्रकार का होगा। ये मान लो यहाँ से एक देश आ गया और यहाँ से हमारा ये तो ऊपर इंडिया का आ गया मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है वैसे,
और जो इसके बीच में ये छोटा सा जो गैप है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जो जहाज़ है वो अरब सागर से किस में जा सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं। ओके, तो इसी को क्या बोला गया, पाक स्टेट बोला गया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा CTBT कब पारित की गई। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक ट्रीटी थी जो क्या करती है, जो सुरक्षा परिषद में UN के जो 5 देश है उन्हीं को क्या करती है, परमाणु संपन्न घोषित करती है और बाकी हर टाइप से अबोलिश करती है। तो 73 के जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रहने वाला है कि कब घोषित की गई। तो ये कब घोषित की गई थी, सितंबर 1996 के अंदर इसको क्या किया गया, पारित किया गया था CTBT संधि को, जो भी है। उसके बाद में परमाणु सशस्त्र संपन्न कौन से 5 देश माने जाते हैं। तो ये कौन से, अभी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लास्ट टाइम बताया उसमें, लास्ट क्वेश्चन में, तो अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो हम इनको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, उसमें पूछा गया हमसे कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई हमारे पास में। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और ये हमारे इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रजातंत्रीकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो हमारा क्या अभिप्राय है इससे, तो इससे हमारा अभिप्राय है सुरक्षा परिषद का प्रजातंत्रीकरण। ओके, अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रथम पीठ 1919 में निम्नलिखित के नाम से स्थापित हुई थी। तो ये किसके नाम से स्थापित हुई थी, ये हुई थी वुड्रो विल्सन के नाम से स्थापित। उसके बाद में नेक्स्ट है, किसने कहा सामूहिक सुरक्षा सब के लिए तथा एक के लिए सब के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किसने कहा था, हेंस जे मॉर्गेनथाउ। तो ये हमारे पास में क्या थे, ये एक रियलिस्टिक थे, यथार्थवादी थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखकर क्या किया था, USA को बताया कि भाई आदर्श की बजाय आप यथार्थ में रहना सीखें, आदर्श में कुछ भी नहीं है। किसे नव यथार्थवादी का जनक माना जाता है। तो अब नव यथार्थवादी का जनक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है केनेथ वोल्ट्स। और इनके साथ में इनके 2 मित्र भी थे, 2 फ्रेंड भी थे। यानी ये मान ही सकते हैं कि जो नव यथार्थवाद को मानेंगे तो वो एक तरह से इन्हीं के ही समर्थक हो गए ना। तो उनके नाम हम बता सकते हैं क्या, एक तो था हमारे पास में मर्साइमर। ओके, क्या नाम था, मर्साइमर। और दूसरा जो पर्सन रहने वाला है वो हमारे पास में कौन रहने वाला है, बेरी बुजान। तो जो ये दोनों के दोनों पर्सन हैं ये हमारे पास में क्या है, नव यथार्थवादी माना जाता है इनको भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानवाधिकारकों की तृतीय पीढ़ी को जनक जाना जाता है, मानव अधिकारों की तृतीय पीढ़ी को जाना जाता है। तो तीसरी पीढ़ी को किस में जाना जाता है, इसको जाना जाता है समूह एवं एकजुटता के अधिकार में। अब देखिए जो हमारे पोल साइंस के जो क्वेश्चन रहने वाले थे ना, वो तो केवल 80 तक ही रहने वाले थे। उसके बाद में 81 से जो 90 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं, 81 से जो 90 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं वो प्रॉपर हिमाचल प्रदेश से संबंधित रहेंगे। और उसके बाद में जो 90 से 100 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे किससे बिलोंग करते हैं, वो करंट अफेयर से बिलोंग करते हैं। तो करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2016 का है, इसीलिए हम क्या करेंगे, केवल 90 तक ही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा है जो माना गया। तो कांगड़ा जिले में पाचा, नहीं जी पाचा नहीं है, सामुद्री ये भी नहीं है, कुल्टी ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तीर्थन जलधारा किस स्थान पर व्यास नदी में मिलती है। तो तीर्थन जलधारा किस स्थान पर मिलती है, तो ये मिलती है लारजी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी का चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। तो कुल्लू जिले में कौन है, तो कुल्लू जिले में है कसोल। तो इससे आप थोड़ा सा देख कर लगाएं कि सलोल और कसोल दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में रहने वाला है 84 नंबर क्वेश्चन है।
तो इसमें क्या बोला गया है कि पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में किससे मेल खाती है? तो किससे मेल खाती है? तो इन्होंने ये बोला था कि राजा ने अपनी प्रभु सत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बोला गया है, जब फिरोज तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास अपने चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली? तो कुटुंब का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो सिरमौर की पहाड़ी में, कांगड़ा की पहाड़ी में और मलाओं के किले में। तो ये नहीं था, तो कहाँ पे ली थी? सिरमौर की पहाड़ी और कांगड़ा के किले में उन्होंने शरण ली। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 86 क्वेश्चन है। तो 86 क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? चंबा रियासत की स्थापना किस समय के आसपास हुई? तो ये हमारे पास में कब हुई थी? 550 से लेकर 600 ईस्वी के राउंड फिगर में इसकी स्थापना होती है। बुहाड़ नृत्य नाटक की क्या विषय वस्तु है? तो ये जो विषय वस्तु रहने वाली है ये क्या है? युद्ध की शौर्य गाथा को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। किसके अंदर? बुहाड़ नृत्य, जो कि हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। ओके। उसके बाद में है नारगू शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो नारगू शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो ये है मंडी जिले में। तो निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी तट में है? तो सतलज नदी तट में कौन सी है? तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी मानी जाएगी? तो गज थिरोट खोले, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आ जाएगा डी। भेड़ प्रजनन फार्म हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में किस स्थान पर है? तो हमें इसके बारे में बताना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसका आंसर ताल। तो ये कहाँ पे है? हमीरपुर जिले में ताल नामक स्थान पर है। तो ये हमारा पीजीटी पोल साइंस हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।